नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंडित विनोद गौतम, ज्योतिष मठ संस्थान भोपाल से। आज करते हैं ग्रहण से संबंधित चर्चा। ग्रहण नाम के अनुसार ही ग्रहण लगाने वाले होते हैं, कार्यों में अवरोध उत्पन्न करते हैं। और चूंकि इस बार 28 तारीख को पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, यह खंडग्रास चंद्र ग्रहण है, परंतु दृश्य है, यह भारत में दृश्य होगा। लगभग भारत के सभी पृथ्वी के क्षेत्र में अर्थात भारतीय भूभाग पर खंडग्रास चंद्र ग्रहण दृश्य होगा। यह दृश्य पर्व है, जहां पर यह दिखाई देता है वहां पर इसकी मान्यता है। दृश्य पर्व को लेकर पूरे भारत में खंडग्रास सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। चूंकि यह ग्रहण चंद्र ग्रहण और अश्विनी नक्षत्र, जो कि नक्षत्रों का पहला नक्षत्र है और राजनीतिक राशि मेष पर पड़ रहा है, ऐसे में देखा जाए तो इस ग्रहण के प्रभाव भी होंगे। साथ ही ये ग्रहण शरद पूर्णिमा के दिन हो रहा है, तो ऐसे में इसका प्रभाव शरद पूर्णिमा के व्रत पूजा इत्यादि में भी पड़ेगा। भारतीय भूभाग पर ग्रहण का प्रारंभ जो होता है और मध्य होता है, साथ में मोक्ष होता है। तो ग्रहण का प्रारंभ अगर देखा जाए तो अलग अलग स्थितियों के अनुसार विदेशों में अलग अलग समय पर ग्रहण दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण का स्पर्श अर्थात जो चंद्र ग्रहण की शुरुआत है, प्रारंभ है, वो रात्रि को 1:05 पर और मध्य अर्थात जब चंद्रमा मध्य की स्थिति में ग्रहण काल में होगा तो 1:44 पर होंगे और 2:24 पर रात्रि में अर्धरात्रि में यह ग्रहण पड़ेगा। 2:24 पर मोक्ष प्राप्त होगा। अर्थात संपूर्ण जो ग्रहण की अवधि है 1 घंटा 11 की है। अगर देखा जाए तो भारतीय भूभाग पर सभी जगह ये ग्रहण का जो परछाया है वो दिखाई देगी। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पूर्व प्रारंभ हो जाता है, अर्थात ग्रहण की जो स्थिति है और सूतक की स्थिति है वो पूर्णिमा के दिन अर्थात 28 तारीख को 4:05 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। सूतक अर्थात ग्रहण काल का जो अपशिष्ट होता है, अर्थात उसका जो सूतक काल मतलब जो नेगेटिव एनर्जी है वो ग्रहण के पूर्व 9 घंटे पूर्व आना शुरू हो जाती है। चूंकि ये ग्रहण मेष राशि में और नक्षत्रों का पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में पड़ रहा है और देखा जाए तो मेष राशि राजनीतिक राशि है, इसका स्वामी मंगल है। ये सेना को भी प्रतिनिधित्व करती है, भूमि भवन इत्यादि का भी प्रतिनिधित्व करती है। इसमें चूंकि शरद पूर्णिमा का व्रत आ रहा है, शरद पूर्णिमा चूंकि ये वार्षिक व्रत है और पूर्णिमा का व्रत चंद्र प्रधान व्रत है, महिलाएं अपनी पति के लिए यह व्रत करती हैं। ऐसे में इस ग्रहण के कारण व्रत पर भी प्रभाव पड़ रहा है। ग्रहण का अगर अनुसंधान करें तो यह ग्रहण ऑस्ट्रेलिया से प्रारंभ हो रहा है और इसका जो अंत है वो कनाडा में हो रहा है। अर्थात ये संपूर्ण जो ग्रहण है अर्धरात्रि में ये देखा जाए तो चंद्रमा के वायुमंडल में इस ग्रहण का होना, साथ ही ये ग्रहण दक्षिण पूर्व के कोने से शुरू होगा और जो इसका अंत है ये उत्तर पूर्व के कोने में होगा। अर्थात ये पूर्व दिशा की ओर स्थितियां इसकी बना रही हैं। चूंकि ग्रहण का देखा जाए तो चंद्रमा का 13% हिस्सा ग्रहण में ग्रसित दिखाई देगा। इस ग्रहण का ग्रासमान 0.126 संपूर्ण चंद्रमा के, अर्थात यह संपूर्ण चंद्रमा में 0.126% तक ग्रसित होगा। अर्थात चंद्रमा का छोटा सा वायुमंडल का भूभाग ग्रसित होगा। अब इसके विषय में अगर चर्चा करें, अनुसंधानात्मक चर्चा करें, तो अभी 15 दिन पूर्व ही सूर्य ग्रहण हुआ था और शास्त्रों में कहा गया है कि एक पखवाड़े में 2 ग्रहण अशुभ होते हैं, अर्थात एक पखवाड़े में 2 ग्रहण खतरे की घंटी है। एक राशि यदा यान्तौ, अर्थात एक पखवाड़े में अगर 4 ग्रह भी इकट्ठे हो जाएं एक राशि में तो भी वो अशुभ माने जाते हैं। वर्तमान समय पर
ग्रहण के प्रभाव से, राहु के प्रभाव से चतुर्ग्रही योग भी बना हुआ है। साथ ही ग्रहण के प्रभाव से ग्रहण के दिन ही, चूंकि राहु और केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं, राहु मीन राशि में और जहां केतु कन्या राशि में जाएंगे, तो ऐसे में मीन राशि धर्म कर्म की राशि है। ये ग्रहण के ही दिन 28 तारीख को ग्रहण के समय राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल की मेष राशि पर यह ग्रहण सभी राशियों को भी प्रभावित करेगा। चूंकि जिस राशि में ग्रहण पड़ता है वह राशि और उससे संबंधित जो क्रियाकलाप होते हैं उसमें अवरोध उत्पन्न होता है। ग्रहण सभी प्रकार से कार्यों में अवरोध उत्पन्न करते हैं और चूंकि 15 दिन पहले अभी सूर्य ग्रहण पड़े थे और इसके बाद ये चंद्र ग्रहण पड़ा है, एक पखवाड़े में 2 ग्रहणों का होना शुभ संकेत नहीं माना जाता है। इससे प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप, युद्धादि की स्थितियां बलवती हो जाती हैं। जहां पर युद्ध चल रहे हैं वहां पर युद्ध की स्थितियां तीव्र हो जाती हैं और ग्रहण का जो प्रभाव है वो आगामी 3 महीने तक परिलक्षित होता रहता है। ग्रहण की स्थिति को देखते हुए अगर हम राशियों पर बात करें तो इसमें लगभग सभी राशियां प्रभावित होती हैं। ग्रहण के प्रभाव से चूंकि जो शरद पूर्णिमा का व्रत है वो भी प्रभावित हो रहा है। शरद पूर्णिमा के व्रत के दिन जो व्रती हैं अगर वो चाहें, चूंकि 4:05 से सूतक लग जाएगा। सूतक काल अर्थात मूर्ति, विग्रह इत्यादि का स्पर्श नहीं किया जाता। मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार नियम संयम करने पड़ते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिलाओं, वृद्ध और बालकों के लिए इसमें धर्मशास्त्र के नियम संयम में छूट दी गई है। देखा जाए तो इस समय पर भोजन इत्यादि दूषित हो जाता है, क्योंकि नकारात्मक एनर्जी निकलती है, जो रेशें हैं सकारात्मक एनर्जी अवरुद्ध हो जाती है। तो ऐसे में खाद्य पदार्थ, भोजन इत्यादि बने हुए पदार्थों पर भी इसका असर पड़ता है, दूषित होते हैं। तो ऐसे में हमको उनको बचाने के लिए हमको उसमें तुलसी पत्र अथवा कुश डाल लेना चाहिए। ग्रहण के लिए व्रती, चूंकि शरद पूर्णिमा का व्रत है, ये वर्ष भर में पड़ने वाला व्रत है। चूंकि जो ये व्रत है ये चंद्र प्रधान व्रत है, इसमें चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा शरद पूर्णिमा के दिन सबसे नजदीक होता है और ऐसे में 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा पर इस बार जो ग्रहण लगा है ये काफी समय बाद लगा है। देखा जाए तो शरद पूर्णिमा के दिन सूतक काल के पूर्व अर्थात 4:05 शाम के पहले ही जो व्रती हैं वो अपनी पूजा अर्चना कर सकेंगे। अगर देखा जाए तो इस समय पर अमृतत्व की प्राप्ति होती है, अर्थात जो चंद्रमा है रात्रि में अमृतत्व गिराता है और इसी समय पर शरद पूर्णिमा के दिन चूंकि ग्रहण लगा हुआ है तो अमृतत्व गिरने में निश्चित तौर पर थोड़ा सा बाधाएं आ रही हैं। ऐसे में रात्रि में जो अमृतत्व है, 16 कलाओं से युक्त जो चंद्रमा है वो अमृतत्व प्रदान करेगा। तो ग्रहण के पश्चात अर्थात ग्रहण के मोक्ष अंत में देखा जाए तो 2:24 के बाद ग्रहण स्नान और ग्रहण दान करने के बाद आप खीर जो है तो बनाएं और रात्रि में, चूंकि ये अर्धरात्रि के बाद जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें अमृतत्व ऊपर चंद्रमा से आते हैं। ऐसे में चंद्रमा के ग्रहण के मोक्ष होने के पश्चात चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होगा और 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा में अमृत बरसेगा। तो आप चाहें तो इस दिन रात्रि में निश्चित तौर पर आप ग्रहण के पश्चात चंद्रमा के ऊपर खुले स्थानों में और चंद्रमा की पूजा करने के पश्चात चंद्रमा के लिए वहां पर खीर रखें, जो कि अमृतत्व की प्राप्ति होती है और उस खीर को आप अपने भक्तों को और अपने अनुयायियों को आप दे सकते हैं। घरों में भी खीर आप रखें। घर में जो महिलाएं हैं रात्रि में ग्रहण के पश्चात स्नान दान करके और उसको ग्रहण को, चूंकि दान रात्रि में कोई मिलेगा नहीं तो ऐसे में दान अलग रख दिया जाता है, निकाल करके घर में ही दान, ग्रहण का दान निकाल लिया जाता है। उन राशि वालों को जरूर ग्रहण दान करना चाहिए जो इन राशियों पर या जिन नक्षत्र में ये ग्रहण पड़ रहा है। तो अगर आप अश्विनी नक्षत्र है, आपका जन्म नक्षत्र अश्विनी है और आपकी राशि मेष है तो आपको निश्चित तौर पर ग्रहण दान करना चाहिए। चूंकि शरद पूर्णिमा
के दिन ये ग्रहण है, शरद पूर्णिमा के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं इत्यादि जो स्थितियां बनती हैं, वो रात्रि में नौका विहार इत्यादि सभी जगह पर जो मंदिर होते हैं और ऐसे मंदिरों में नौका विहार रात्रि में किया जाता है। तो इसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं धर्मशास्त्रों के अनुसार, तो एक दिन पहले ही नौका विहार का कार्यक्रम या सांस्कृतिक कार्यक्रम जो चंद्रमा से संबंधित होते हैं वो पूर्ण कर लिए जाएंगे। हालांकि इस दिन चंद्रमा 15 कलाओं से युक्त होगा, अर्थात जो चंद्रमा की स्थिति है वो एक कला कम होगी। फिर भी नौका विहार के लिए एक दिन पूर्व ये कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और जो पट हैं, मंदिरों के पट हैं, वो 4:05 से बंद हो जाएंगे। साथ ही नुकीली वस्तुएं इत्यादि का उपयोग करना, गर्भवती महिलाओं को ग्रहण देखना इत्यादि बहुत सारे जो धर्म कर्म के जो नियम हैं और जो ग्रहण के नियम हैं उनका पालन आवश्यक हो जाता है। और ऐसी स्थिति में चूंकि व्रती अगर शाम को 4:05 के पूर्व ही अपना व्रत समाप्त करें और चंद्रमा को प्रतीकात्मक अर्घ दे करके और पूजा करें। हाँ, दूसरे चंद्रमा की पूजा नहीं करें। 4:05 से जो सूतक लग जाएगा वो उसका जो निवृत्ति है वो 2:24 पर होगा और 2:24 के पश्चात आप सभी प्रकार के नियम कार्य और पूजा अर्चना इत्यादि कर सकते हैं। अब बात करते हैं राशिफल की। चूंकि जब भी कोई परिवर्तन होता है आकाश मंडल में, चूंकि इतना बड़ा ग्रहण हो रहा है और एक पखवाड़े में 2 ग्रहण हो रहे हैं, तो इससे अशुभ ऊर्जाएं अर्थात नकारात्मक एनर्जी सभी को, प्रकृति, पशु पक्षियों को भी प्राप्त होती है। हमने अनुसंधान में पाया है कि जब भी ग्रहण होते हैं या खग्रास ग्रहण होते हैं तो पक्षी भी अपनी स्थितियों को बदल देते हैं, पशु भी अपनी जो क्रियाकलाप हैं उनके आचरण में परिवर्तन आ जाता है। तो निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा जब चारों तरफ व्याप्त हो उस समय पर हमको बहुत सावधानी रखनी चाहिए, खासतौर पर जिन राशियों को ऊपर ग्रहण पड़ा है। तो ऐसी राशि वाले अगर, चूंकि ये उस दिन राहु केतु का भी विशेष परिवर्तन हो रहा है, तो राहु केतु के परिवर्तन से चूंकि धर्म क्षेत्र में राहु जा रहा है अर्थात मीन राशि में जो धर्म कर्म की राशि है, तो उसमें ग्रहण के दिन ही राशि परिवर्तन होना ये भी सभी राशियों को अन्य ढंग से भी प्रभावित करेगा। अगर हम 12 राशियों की बात करें तो सबसे पहले मेष राशि आती है और मेष राशि में ही ग्रहण पड़ रहा है। तो मेष राशि के अनुसार इनको घात प्रतिघात की स्थिति बन सकती है। चूंकि अगर आप राजनीतिक हैं तो निश्चित तौर पर आप घात से डलें, किसी भी प्रकार का आपके ऊपर हमला हो सकता है। ये आगामी, चूंकि ग्रहण 3 महीने तक प्रभावित करता है तो अपन को 3 महीने तक मेष राशि वालों को घात से सावधानी रखना है। इनके ऊपर ही, इन राशियों के ऊपर ही ग्रहण पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि की बात करें तो वृष राशि भी हानि की स्थिति में जा रही है, चूंकि ग्रहण का प्रभाव इनके लिए हानिकारक है। तो ऐसे सौदेबाजी से बचें जिसमें इनको हानि हो सकती है। तो कई बार हम देखते हैं कि कई प्रकार से लोग लापरवाही पूर्वक कार्य करते हैं। तो वृष राशि वाले सावधानी से कार्य करें, इनको हानि के संकेत बन रहे हैं। तीसरी राशि की अगर बात करें तो मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। ये ग्रहण के प्रभाव में राशि नहीं आ रही है, हालांकि सभी राशियों पर कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ते हैं। तो ये ग्रहण के प्रभाव से ये राशि लाभ की स्थिति में जा रही है, अर्थात इन राशि वालों को लाभकारी परिणाम प्राप्त होंगे। चौथी राशि कर्क राशि और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्रमा स्वयं ग्रहण से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में चंद्रमा की जो एनर्जी है कर्क राशि के लिए, उसके पश्चात सुख और दुख दोनों की स्थितियां बना रही है, अर्थात ये सामान्य फलकारी है। और कर्क राशि प्रभावित तो हो रही है, इनका राशि का स्वामी प्रभावित हो रहा है। तो आगामी 3 महीने तक ग्रहण के प्रभाव धर्मशास्त्रों के अनुसार परिलक्षित होते रहते हैं। तो ऐसे में आगामी 3 महीने तक इनको सामान्य स्थिति बनी रहेगी। 5वीं राशि की बात करें, सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और इसके पूर्व सूर्य ग्रहण हुआ था, हालांकि ये विदेशों में दृश्य था। और ग्रहण कहीं भी पड़े, और चूंकि एक पखवाड़े में 2 ग्रहण पड़े हैं, तो सिंह राशि वाले भी इस ग्रहण से वर्तमान समय पर प्रभावित होंगे। अगर देखा जाए तो इनको मान सम्मान, यश, कीर्ति इत्यादि से संबंधित सावधानी रखनी चाहिए। मान नाश
अर्थात मान सम्मान का इनको भय बना हुआ है। पद प्रतिष्ठा और पदोन्नति के मामले में इनको थोड़ा सा रुकावट आएगी। ये सिंह राशि वाले विशेष तौर पर सावधानी रखें। कन्या राशि की अगर बात करें तो कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और इनका जो प्रभाव है कन्या राशि का अगर ग्रहण के समय देखा जाए तो इनको मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, अर्थात वाहन इत्यादि से सावधानी रखें। अपने स्वास्थ्य पर निश्चित तौर पर ध्यान दें। स्वास्थ्य की स्थितियां बिगड़ सकती हैं, गाड़ी वाहन इत्यादि से इनको परेशानियां हो सकती हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए ग्रहण का प्रभाव कुछ विशेष अच्छा नहीं जा रहा है, ये मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहा है। इसी प्रकार से अगर 7वीं राशि देखें तुला राशि, तो इनके स्वामी शुक्र हैं और शुक्र की स्थिति देखा जाए तो ये स्त्री पीड़ा कारक है, अर्थात इन राशि वालों के लिए घर परिवार में जो स्त्रियां हैं या इन पत्नी से संबंधित स्वास्थ्य में गड़बड़ी पैदा हो सकती है, परेशानी आ सकती हैं, मनमुटाव की स्थितियां बढ़ सकती हैं और पत्नी से वैचारिक मतभेद भी बढ़ सकते हैं। ऐसे में ये ग्रहण 8वीं राशि जो वृश्चिक राशि है इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। वृश्चिक राशि की अगर बात करें तो इनको विशेष तौर पर, खास तौर पर, हालांकि ये राजनीतिक राशि है और मेष राशि के स्वामी जो मंगल हैं इनके भी स्वामी मंगल हैं, तो ऐसे में ये सौख्य प्रदान करने वाली राशि है, अर्थात इनको धन संपदा इत्यादि से संबंधित अच्छे प्रभाव प्राप्त होंगे। निश्चित तौर पर इनके मान सम्मान में वृद्धि होगी। तो 8वीं राशि का जो प्रभाव है ये शुभ फलकारी है। 9वीं राशि धनु राशि और धनु राशि के स्वामी गुरुदेव हैं और गुरु इस दिन ग्रहण से जो चंडाली योग बना हुआ है, तो रात्रि में चूंकि राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा तो चंडाली योग भी दूर होगा और गुरु राहु के प्रभाव से अलग हो जाएगा। और ऐसे में अगर देखा जाए तो धनु राशि वालों के लिए थोड़ा सा तो चिंता कारक है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में इनके लिए वृद्धि कारक स्थितियां निर्मित हो रही हैं। इनके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इत्यादि में वृद्धि की संभावना ये ग्रहण और जो राहु केतु का राशि परिवर्तन है वो इनको प्रदान करेगा। 10वीं राशि मकर राशि और मकर राशि के स्वामी शनिदेव भगवान हैं और शनिदेव वर्तमान समय पर वक्र गति से विचरण कर रहे हैं और ऐसे में इनकी जो वक्र गति है वो अभी वर्तमान समय पर ही समाप्त हुई है। मार्गी चूंकि स्थिति में आए हैं तो इनके लिए जो राशिफल की स्थितियां बन रही हैं तो उनको थोड़ा सा व्यथाकारी स्थितियां बन रही हैं। इनको थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। कोई नया कार्य करने के पहले आप सोच समझ करके कार्य करें, अन्यथा व्यवधानपूर्ण स्थितियां बन सकती हैं, कार्यों में रुकावट आ सकती है। साथ ही धन इत्यादि के मामले में किसी को अगर ऋण देंगे तो आपका वो ऋण निश्चित तौर पर कुछ समय के लिए रुक सकता है या डूब सकता है, अर्थात ऐसे समय पे 3 महीने तक आप सावधानी रखें। 11वीं राशि कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए भी धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। ये शनि की राशि है, हालांकि श्री योग अर्थात धन प्राप्ति के योग, लक्ष्मी प्राप्ति के योग, तो ये दिवाली इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और दिवाली के पहले जो ये ग्रहण पड़ा है तो ये श्री योग इस राशि वालों के लिए प्रदान कर रहा है, अर्थात धन लक्ष्मी इत्यादि का आगमन इन राशि वालों के लिए निश्चित तौर पर अच्छे संकेत दे रहा है। अगर हम अंतिम राशि की चर्चा करें, ये 12वीं राशि है, ये मीन राशि है। मीन राशि में ही राहु केतु आ रहे हैं, अर्थात जो प्रभाव राहु का है वो मीन राशि में परिवर्तन कर रहा है। ग्रहण के दिन ही ये राशि परिवर्तन होगा, तो ऐसे में मीन राशि इससे प्रभावित हो रही है। मीन राशि को क्षति की संभावना है, किसी भी प्रकार की क्षति हो सकती है, कोई कार्य में अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं, जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें हानि हो सकती है, कार्य की विचारधारा बदल सकती है, अर्थात कार्यों में रुकावट आ सकती है। तो मीन राशि वालों को भी इस संबंध में सतर्क रहना चाहिए। अगर हम टोटल राशियों की बात करें तो इसमें जो राशियां हैं तो मेष राशि को घात, वृष राशि को हानि, मिथुन राशि को लाभ और कर्क राशि को सुख, सिंह राशि को माननाश, तुला राशि को स्त्री पीड़ा और वृश्चिक राशि को सौख्य, धनु राशि को चिंता और मकर को व्यथा और कुंभ राशि को श्री की प्राप्ति और मीन राशि को क्षति की संभावना बनी हुई है।